हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड लर्निंग। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अपना स्टार्ट कर लिया था और हम उसके नेचर, सिग्निफिकेंस, मीनिंग के बाद हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। हम फ्यूल्स के प्रिंसिपल वी हैव स्टार्टेड, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें हमने मोर देन हाफ तो लास्ट क्लास में ही कंप्लीट कर दिए थे। और आज हम फ्यूल के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं, जो मैक्सिमम यही पूछे जाते हैं टेस्ट में, ये फ्यूल के ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो हमने बहुत सारे 14 में से आई थिंक 8 हमने कंप्लीट कर लिए थे, 8 9, और जो बाकी के हैं वो हम इस लेक्चर में कर लेंगे। लास्ट क्लास में हमने कौन कौन से करे थे? We have done unity of command, discipline and unity of direction। ये वाले जो हमने करे थे वो लास्ट क्लास में थे। आज से हम वी आर स्टार्टिंग विद आर स्केलर चेन। ठीक है, स्केलर चेन भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि यूनिटी ऑफ कमांड बहुत बार पूछा जाता है, वैसे ही स्केलर चेन भी बहुत बार ही आ जाता है पेपर में। स्केलर चेन का मतलब क्या है? एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट्स। द फॉर्मल लाइन्स ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक आर नोन एज स्केलर चेन। वो कह रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे सुपीरियर होते हैं, सुपीरियर मतलब जो आपके ऊपर हेड है, और उनके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सबॉर्डिनेट। ठीक है, तो वो कह रहा है द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी, मतलब अथॉरिटी कैसे डिवाइड होनी चाहिए? फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट। सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होनी चाहिए हाईएस्ट के बाद, फिर कम होती होती लोएस्ट तक आ जानी चाहिए। दिस इज नोन एज स्केलर चेन। स्केल के अकॉर्डिंगली आप अथॉरिटी को डिवाइड कर रहे हो। Next is according to Fuel, organizations should have a chain of authority and communication that runs from top to bottom and should be followed by managers and the subordinates। वो कह रहे हैं कि एक प्रॉपर चेन ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए जो आपके टॉप से, बिल्कुल टॉप लेवल से जाके बॉटम तक कम्युनिकेशन होनी चाहिए, जो हर बंदा फॉलो करे, चाहे वो मैनेजर्स हो या उसके अंडर काम करने वाले सबॉर्डिनेट्स हो। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो, यहाँ पे ये एक फिगर है सी। वो कह रहा है अगर आप मान लो ये एफ है, उससे अगर कोई बात ए को कहनी है तो वो डायरेक्टली ए को जाके नहीं कहेगा। वो कैसे बात अपनी ट्रांसफ़र करेगा? पहले एफ ई को बोलेगा, फिर ई डी को बोलेगा, फिर डी सी को बोलेगा, फिर सी बी को बोलेगा, और फाइनली बी जाके ए को बोलेगा। तो मतलब वो कह रहा है कम्युनिकेशन ऐसे जाएगी, डायरेक्टली नहीं जाएगी। आपकी एक स्केल है, उस स्केल को फॉलो करना पड़ेगा आपको कोई भी कम्युनिकेशन करने के लिए, और ये चीज़ सबको फॉलो करनी है, चाहे वो मैनेजर हो या वो सबॉर्डिनेट हो। ओके, ये वैसे ही वाइस वर्सा, अगर ए को कोई बात कहनी है तो वो डायरेक्टली बी को नहीं बोलेगा, वो पहले ए बी को बोलेगा, बी सी, फिर सी से डी, डी से ई, ई से एफ। ओके, तो ऐसे ये चलती है। दिस इज नोन एज स्केलर चेन। पर अब उसने एक चीज़ बोली, दिस चेन शुड बी वायलेटेड इन द शुड नॉट बी वायलेटेड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस, हाउएवर देयर if there is an emergency it can be used। it is the shorter route that has been provided so that communication is not delayed। अब वो कह रहे हैं अगर मान लो कभी इमरजेंसी है, इतना टाइम नहीं है कि हम इतनी बड़ी स्केल को फॉलो करें कोई भी कम्युनिकेशन करने के लिए, तो यहाँ पे एक मैंने चीज़ मिस कर दी है, वो आप लिख लेना। दिस एक उसने इमरजेंसी केस में एक ना शॉर्टकट निकाला है जिसमें आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, दैट इज़ नोन एज गैंग प्लैंग। गैंग प्लैंग आप लिख लेना, ये चीज़ बस यहाँ पे ऐड ऑन करना है, नोट्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगी, बट अभी जिससे मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन दिस इज़ नोन एज गैंग प्लैंग। तो दिस इज़ कि अगर आपकी कोई इमरजेंसी है, कोई इंस्टेंट डिसीजन लेना है, किसी कंसल्टेशन चाहिए, आप इतना टाइम नहीं वेट कर सकते, तो इन दैट केस आप क्या करोगे? लेकिन उस केस में भी आप सिर्फ अपने जो आपके लेवल का है, जैसे मान लो ई और ओ जो है सेम पोस्ट पे हैं, तो आप सेम पोस्ट वाले इंसान से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो रादर दैन फॉलोइंग द होल चेन। जैसे अगर आपको अगर नॉर्मल कोर्स है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ई पहले डी को बोलेगा, डी सी को, फिर सी बी को, फिर बी ए को, फिर ए को ए एल को बोलेगा, एल एम को, एम एन को, फिर एन ओ को। बट अगर इमरजेंसी है तो ई डायरेक्टली ओ को बोल सकता है, बट इन द सर्टन इमरजेंसी केस, नॉट ऑलवेज। और ई ओ को ई जो है वो एन को नहीं बोल सकता डायरेक्टली, इमरजेंसी में भी वो सिर्फ ओ ही को बोल सकता है, बिकॉज ओ क्या है, उसके लेवल का है, ये लोग एक लेवल पे हैं, एक पोस्ट पे हैं। तो इस केस में दिस इज नोन एज गैंग प्लैंग।
नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब दो होता है, एक तो होता है भाई ऑर्डर कर देना, ये काम करो वो काम करो, मैं उस ऑर्डर की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। दूसरा मतलब है ऑर्डर का, दूसरा मतलब क्या है ऑर्डर का, हर चीज़ अपनी पोजीशन पे होना, ठीक है, दिस इज नोन एज ऑर्डर में होना। तो फ्यूल भी वही कह रहा है, फ्यूल बोलता है पीपल एंड मटीरियल मस्ट बी इन सूटेबल प्लेसेस एट द एप्रोप्रिएट टाइम फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी। वो कह रहा है चाहे पीपल दैट इज़ एम्प्लॉयज़ एंड मटीरियल्स जो भी उनका वर्किंग हो, वो दोनों ही चीज़ें अपनी एप्रोप्रिएट प्लेस पे होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट टाइम पे। उससे क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर स्टेट्स दैट अ प्लेस फॉर एवरीथिंग फॉर एवरीवन एंड एवरीथिंग एवरीवन इन इट्स हर और हिज प्लेस। वो कह रहा है जो भी इंसान का जो भी सामान है उसको एक प्रॉपर प्लेस अलॉट कर दी जानी चाहिए, और वो इंसान और उसका वो मटेरियल उसी प्लेस पे रहना चाहिए। अगर उसकी जगह फिक्स नहीं है तो वो इधर उधर घूमता रहेगा, कंफ्यूज रहेगा, और हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं हो पाएगी, हम ज़्यादा आउटपुट प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। If there is a fixed place for everything and it is present there will be no hindrance in the activities of the business। अगर हमें पता है कि ये उसकी फिक्स प्लेस है तो इंसान को अगर वो चीज़ चाहिए तो वो उसी जगह पे जाके ले लेगा, जिससे एक्टिविटीज़ जो बिज़नेस की हैं उसमें कोई हिंड्रेंस मतलब प्रॉब्लम क्रिएट, रुकावट क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। अगर हमें पता है मैनेजर का ऑफिस यहाँ है या प्रोडक्शन के जो मटेरियल है वो यहाँ से अलॉट होते हैं, उसकी एक फिक्स प्लेस बना दी, तो हमें पता है कि अगर हमें मटेरियल चाहिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए तो हम यहाँ पे जाएंगे तो हमें मटेरियल मिल जाएगा, नहीं तो हम कंफ्यूज रहेंगे कहाँ जाए, बिकॉज उसकी कोई प्रॉपर फिक्स्ड प्लेस नहीं है, ठीक है। दिस विल लीड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। अगर प्रॉपर ऑर्डर, अगर हमने चीज़ें फिक्स कर दी, मान लो ऑर्डर कर दिया बट चीज़ें वहाँ पे है नहीं तो भी फ़ायदा नहीं है, तो वी हैव टू मेक श्योर कि एक फिक्स प्लेस है और वहाँ पे वो इंसान और उसका मटेरियल प्रेजेंट है। इससे क्या होएगा, हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी और हमारी एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ऑर्डर भी बहुत बार पूछते हैं। नेक्स्ट आता है इक्विटी। इक्विटी मतलब होता है इक्वालिटी, किसी भी चीज़ को इक्वल हमें ट्रीट करना हो। वो कह रहे हैं दिस प्रिंसिपल एम्फसाइजेस काइंडलीनेस एंड जस्टिस इन द बिहेवियर ऑफ मैनेजर टुवर्ड्स द वर्कर्स। दिस विल इंश्योर लॉयल्टी एंड डिवोशन। वो कह रहा है कि ये प्रिंसिपल कहता है कि हमें जस्टिस देना चाहिए, जो लोग भी काम कर रहे हैं एक मैनेजर के अंडर, तो उस मैनेजर को किसी में भी सारे जितने भी वर्कर उसके अंडर काम कर रहे हैं उसे किसी के साथ भी ना भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबके साथ जस्टिस करना चाहिए। इससे क्या होगा कि लॉयल्टी और डिवोशन रहेगी, वर्कर्स भी लॉयल रहेंगे और डिवोटेड रहेंगे मैनेजर को और ऑर्गेनाइजेशन के साथ। Fuel does not rule out the force of sometimes, rather he says that lazy personnel should be dealt with sternly to send the message that everyone is equal in the eyes of the management। वो कह रहे हैं इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि आप फोर्स का इस्तेमाल मत करो। अगर कोई इंसान है, कोई वर्कर है, वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, लेजीनेस है, तो उस टाइम पे आपको थोड़ा स्टर्न भी होना है, थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होना है, और ये मैसेज उसे लगना चाहिए कि हाँ एवरीवन इज़ इक्वल, आप कोई स्पेशल नहीं हो जो आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, हर इंसान इक्वल होता है मैनेजमेंट की आइज़ में, ठीक है। तो पर उसे भेदभाव नहीं करना चाहिए, दिस इज़ द मेन, ठीक है। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी वन ऑन द अकाउंट ऑफ सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीव, नेशनैलिटी। मेल फीमेल सेक्स के अकॉर्डिंग, रिलीजन हिंदू मुस्लिम, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग या किसी के कास्ट के अकॉर्डिंग, किसी के बिलीव जो भगवान जी को किस भगवान जी को वो मानता है, कि या किसी की नेशनैलिटी, किसी की भी बेसिस पे हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। ये दिस इज़ द मेन वर्ड फॉर दिस प्रिंसिपल इक्वालिटी, ओके, कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। पर्सोनल में पहले भी बता चुकी हूँ दैट पर्सोनल का मतलब होता है स्टाफ, जो लोग काम करते हैं। तो वो कह रहे हैं स्टेबिलिटी होनी चाहिए। कैसे? एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी अकॉर्डिंग टू फ्यूल। फ्यूल कह रहा है हमें एम्प्लॉय का टर्नओवर मतलब एम्प्लॉय को बार बार हमें चेंज ना करना पड़े, दे शुड बी मिनिमाइज्ड। हम ऐसे चीज़ें करें जिससे एम्प्लॉय जो है वो अपनी जॉब छोड़ के ना जाए, ठीक है। इससे क्या होएगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी अच्छी रहेगी, मैक्सिमाइज हो पाएगी एफिशिएंसी हमारी।
फ्यूल कहता है पर्सोनल शुड बी सिलेक्टेड एंड a rigorous procedure, but once selected they should be kept at their post और पोजीशन फॉर अ मिनिमम फिक्स्ड टेन्योर। वो कह रहा है अगर आपको सेलेक्ट करना है एम्प्लॉय तो आप बड़ी मेहनत करो, बड़ा रिगरस प्रोसीजर करो, बहुत टफ चीज़ें करो, बट अगर वंस यू हैव सेलेक्टेड दैट पर्सन, आपने उसे एम्प्लॉय मान लिया है, आपने रिक्रूटमेंट उसकी कर ली है, तो उसके बाद उसे कुछ टाइम दो, मिनिमम फिक्स टेन्योर दो, जहाँ पे वो अपनी जो स्किल है वो शोकेस कर सके, थोड़ा टाइम देना चाहिए उसे। दैट यू शुड हैव गिवन देम रीजनेबल टाइम टू शो द रिजल्ट। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग कॉस्ट विल बी हाई, सो स्टेबिलिटी इन द टेन्योर ऑफ पर्सोनल इज गुड फॉर द बिजनेस। वो कह रहा है किसी को भी एम्प्लॉय करोगे फिर आपको उसे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, आप पैसे भी लगाते हो सिलेक्शन में करने में, एडवर्टाइजमेंट देते हो, तो उसमें बहुत पैसे लगते हैं। अगर आप बार बार चीज़ें करोगे, एम्प्लॉय करोगे, फिर उसे निकाल दोगे, फिर दोबारा रिक्रूटमेंट करोगे, तो आपके पैसे वेस्ट हो रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है और आउटपुट इतना नहीं निकल रहा है। आप उसके पैसे इतना लगा रहे हो ट्रेनिंग पे, फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे हमें स्टेप्स लेने चाहिए जिससे स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। आई थिंक हमारे पास अब 2 ही बचे हैं, फिर फिनिश, मेन हमारा काम फिनिश हो जाएगा 2 करते ही हमारे प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? खुद से कोई एनकरेजमेंट लेना, कुछ किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना इज इनिशिएटिव। Workers should be encouraged to develop and carry out their plans for improvement according to fuel. Fuel कहता है वर्कर्स जो आपके अंडर काम कर रहे हैं उन्हें एनकरेज करो, जिससे वो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने प्लान्स बनाए हैं उसे एग्जीक्यूट करने में हेल्प करो। इनिशिएटिव मीन्स taking the first step with self motivation. It is thinking out and executing the plan. Initiative should be encouraged, but it does not mean going against the established practices of the company. Initiative वो कह रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो आपकी प्रैक्टिस है, आपके जो रूल्स है कंपनी के, उसके अगेंस्ट जाओ, पर इनिशिएटिव का मतलब होता है खुद से एक सेल्फ मोटिवेशन से कोई प्लान आना, या कोई वर्कर आपको सजेस्ट करे तो उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हमें प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहिए। वर्कर को अगर मैं एक लाइन में बोलूँ ना कि इनिशिएटिव क्या है, तो आप ये समझो कि इनिशिएटिव क्या है, वर्कर को एनकरेज करना कि वो भी अपना ओपिनियन दे, वो भी प्लान्स और प्रोसीजर में कुछ पार्टिसिपेट करे। ओके, दिस इज इनिशिएटिव। लास्ट कह रहे हैं अ गुड कंपनी शुड हैव एन एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम वेयर बाय इनिशिएटिव सजेशंस इन विच रिजल्ट इन सब्सटैंशियल कॉस्ट और टाइम रिडक्शन शुड बी अवॉर्डेड। वो कह रहे हैं अगर एक अच्छी कंपनी होएगी तो उसके अंदर उसके पास एक वो होएगा एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम होएगा, जिसमें जो सारे जो वर्कर है वो अपना अपना कुछ एक प्लान को रिलेटेड एक अपने सजेशन देंगे, और जिसका सबसे बेस्ट इनिशिएटिव होगा, जिसका सबसे ज़्यादा बेस्ट प्लान होगा, जिससे हमें फ़ायदा होएगा, उसे हम रिवॉर्ड कर दे देंगे। तो इससे वर्कर भी खुश, वो इनिशिएटिव भी लेंगे और जो हमारी कंपनी है उसे भी अच्छे रिजल्ट्स मिल गए, दोनों वैसे फ़ायदा हो गया। लास्ट लास्ट है ये प्रिंसिपल हमारा, उसके बाद हमने 14 के 14 आसानी से समझ के विद ऑल द नोट्स कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। यस, स्टार्ट करते हैं। स्पिरिट दे कॉप्स, इसका मतलब क्या है? मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमंग द एम्प्लॉयज़ अकॉर्डिंग टू फ्यूल। फ्यूल कहते हैं मैनेजर्स जो हैं, जो मैनेजिंग करते हैं, वो उन्हें देखना चाहिए कि वो एक टीम स्पिरिट लेके आए सारे वर्कर्स के अंदर, और एक हार्मनी लेके आए। ओके, मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम वर्क स्पेशली इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन शुड बिकॉज अदरवाइज ऑब्जेक्टिव वुड बी डिफ़िकल्ट टू रियलाइज। इट विल ऑल्सो रिजल्ट इन लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन। वो कह रहा है कि मैनेजमेंट को ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे टीम वर्क बढ़े, क्योंकि क्या होएगा अगर टीम वर्क नहीं होएगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारे प्लान्स हैं, उन्हें हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मैनेजर क्या कर सकता है? अ मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी in all its conversations with workers to foster team spirit. वो हर बारी क्या बोले? आई मैं ना करे, हमेशा वो क्या बोले? वी, हम से क्या होता है, जो हमारे वर्कर है उनको एक टीम स्पिरिट लगता है कि हम सबकी बात हो रही है, एक सिंगल उस मैनेजर की बात नहीं हो रही है। तो वो अपनी जो भी बात कर रहा है उसमें वो हम का यूज़ करे रादर दैन आई, वो आई को हटा के वी ले आए।
This gives rise to a team spirit of mutual trust and belongingness among the team members. It will also minimize the need for using penalties. अगर आप ऐसा करोगे तो इससे क्या होगा, ट्रस्ट लेवल बढ़ेगा, बिलोंगिंगनेस बढ़ेगी, मेंबर्स के अंदर टीम स्पिरिट आएगी, और जो हमें फोर्सफुली पेनल्टीज़ लगानी पड़ती है जो कोई काम नहीं करता वो कम होएगी. तो इसमें वर्कर भी खुश और मैनेजर भी खुश. ठीक है. So in this way we have completed all the 14 principles of management. I hope you all got it, अंडरस्टूड इट. अभी भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो डू लेट मी नो. मैं दोबारा इस पर मॉडिफिकेशन करके, अगर आपको इस वे से समझ नहीं आ रहा है तो मैं दोबारा अलग मेथड से आपको यही प्रिंसिपल समझाने का ट्राई करूँगी. बट डू लेट मी नो, और आपको कैसे समझ आ रहा है वो भी आप ज़रा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं. ठीक है. फॉर नोट्स यू कैन हैव in the description box you have the link, you can just download it from there. Thank you very much for watching this video. I hope you like it, and if you like it, do like, share, subscribe and comment in the comment section for more such videos. Thank you very much. Take care. Bye bye.